गुड इवनिंग सर। लास्ट टाइम हमने क्या किया था रोटेशन में? क्वेश्चंस कर रहे थे। अच्छा। टॉक वाले क्वेश्चन करने था मोमेंट ऑफ फोर्स के। यस। टॉक इनटू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड टॉक इज एक्सियल वेक्टर। अगर कोई टॉक सपोज बॉडी कैन रोटेट अबाउट पॉइंट ओ एंड यू अप्लाई फोर्स लाइक दिस, तो ये बॉडी ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है? तो कौन सा डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज टॉक हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। देख लो साइन कन्वेंशन फॉर द टॉक। Anti-clockwise, torque will be taken as positive. And if a body can rotate about this point and you apply force like this, ये ऐसे रोटेट करेगा, तो clockwise torque will be taken as negative. So anti-clockwise हमेशा पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव होगा। याद, ये चीज याद कर लो। एंड मोमेंट निकालने के लिए तुम्हें हमेशा पेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होगी। perpendicular distance from axis of rotation to the line of action of force। जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाएगी हमेशा। दूसरी बात, इफ बॉडी और सिस्टम इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम के केस में समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस जीरो होंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस जीरो होंगे, एंड समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स और यू कैन से टॉक अबाउट एनी पॉइंट विल बी ऑल्सो जीरो। ये तीनों चीजें सेटिस्फाई होंगी। whenever a system is in equilibrium, we have to have these three things equals to zero। तो जब भी कोई सिस्टम स्टैटिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा हमें ये सेटिस्फाई करना होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखो। क्वेश्चन 44 करो। 44 एंड 44 एंड 45 करो। असाइनमेंट का क्वेश्चन 44 45। एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्या? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चन। हम्म।
यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा R1, यहाँ भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा R2, और इसके सेंटर से इसका अपना वेट वेट लगेगा। कितना है इसका वेट? 6 kg। 4 kg। हम्म। एक और मास है। मेटल बार ऑफ 70 मास मास 4 kg, तो इसका अपना मास 4 kg है, तो 4g लगेगा। दूसरा मास हमने सस्पेंड किया हुआ है 6 kg, वो कहाँ से सस्पेंड किया हुआ है? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, तो ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगेगा। और दूसरा मास जो हमने सस्पेंड किया वो 6g है, वो यहाँ से 30 सेंटीमीटर है। और द मेटल बार इज 70 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 35, है ना? ये 35 हो जाएगा सेंटर से डिस्टेंस। और एजेस कहाँ कहाँ पे दे रखी हैं? 10 तो ये दोनों। 10 सेंटीमीटर, सो ये डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। तो व्हाट यू कैन डू इज, हम इसको कई सारे वे से मोमेंट लेके करेंगे ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसको ले लो CDQ, राइट? तो पहले वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस कर लो सारे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करो, और फिर मोमेंट ले लो अबाउट एनी पॉइंट। यू टेक मोमेंट अबाउट से C, ठीक है? करो। फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करो, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करो। एंड टेक मोमेंट अबाउट, किस पॉइंट का मोमेंट ले रहे हो? C के अबाउट ले लो पहले। दो दो बार करेंगे हम उसको, C से भी करेंगे, D से भी करेंगे। टेक मोमेंट अबाउट C एंड देन वी टेक मोमेंट अबाउट D। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो कोई है नहीं, तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं? R1 + R2 अपवर्ड एक्ट कर रहा है, 6g एंड 4g डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो पहली इक्वेशन तुम्हारी बन जाएगी R1 + R2 = 10g, इक्वेशन नंबर 1। अब यू टेक मोमेंट अबाउट C, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट C के अबाउट मोमेंट लो फोर्सेस का, देखो। सर जी को 9.8 लेना है 10। G को 10 ले लो। ठीक है। 10 से कर लो। अब मोमेंट अबाउट C लेना है, तो व्हेन यू टेक मोमेंट अबाउट C तो क्या करना होगा? सबसे पहले R1 C से पास कर रहा है ना? तो R1 इज अ फोर्स विच पासेस थ्रू C, तो R1 का मोमेंट कितना हो जाएगा? R1 × 0, बिकॉज C से पास कर रहा है, C से डिस्टेंस का 0 हो गया। दूसरा फोर्स है 6g, 6g का डिस्टेंस कितना है R से? ये वाला डिस्टेंस। 20 सेंटीमीटर। हम्म। 20 सेंटीमीटर। तो उसको मीटर में कर लो, 0.2। अब उसके बाद तुम्हें ये देखना है ये पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। तो उसका तरीका ये होता है, जिस पॉइंट के बाद हम मोमेंट ले रहे हैं उसको हमने फिक्स कर दिया। यहाँ फोर्स लग रहा है 6g,
तो ये फोर्स इसको कैसे रोटेट करेगा? रोटेशन सी के एंटी अबाउट देखो। क्लॉकवाइज। ये क्या है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? सी के अबाउट। हम्म। ये तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो इस तरह से तुम्हें देखना है। कर लो, सारे कर लो। इनके अबाउट तो सारे ही क्लॉकवाइज हो जाएंगे। सारे नहीं होंगे। करो। सारे नहीं है। 4G का कितना होगा? 4G का डिस्टेंस कितना है? 0.25 मीटर। हाँ, 35 टोटल था। ये 10 था तो 0.25 हो गया, एंड दिस विल ऑल्सो बी क्लॉक। रोटेटिंग इट क्लॉकवाइज, राइट? तो ये नेगेटिव हो जाएगा। व्हाट अबाउट R2? R2 का डिस्टेंस कितना है सी से? ये 10 हट गया, ये 10 हट गया, 50 हो जाएगा, है ना? तो पूरा लेंथ 70 था, 10 ही हट गया, 10 ही हट गया। तो इंटू 5, एंड दिस R2 इज एक्टिंग लाइक दिस। R2 ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो उसको ऐसे रोटेट करेगा ये। R2 इसको ऐसे रोटेट करेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 4G 0.25 नहीं होगा? 4G हाँ, इंटू टू 0.25। 4G। 0.25। हाँ हाँ। अब सिंस द बॉडी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इनका समेशन 0 कर दो। यहाँ से तुम्हें R2 की वैल्यू मिल जाएगी, इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, R1 आ जाएगा। कर लो। अगर मुझे इसका आंसर याद है। हम्म। अगर मुझे इसका आंसर याद है। याद है तो उसको मत लिखो। हो सकता है कुछ वैल्यू चेंज कर दियो, नहीं? 6G की जगह अगर 6.5 कर दिया तो आंसर चेंज हो जाएगा। आई थिंक 43 और 54 आ रहा था, फिर मैं करके दे। 43 और 54 नहीं होगा, 57 होगा, फिर 100 होना चाहिए ना सम। मेरा 56 और 44 हम्म। ऐसा से कुछ आ रहा था। चलो ठीक है। तो ये आ गया हमारा R2 आएगा यहाँ से ना। G को 10 ले लिया था, तो दिस इज 60 इंटू 0.2 कितना हो गया? 1.2। 60 इंटू 0.2। 1.2। 12 नहीं होगा? और 40 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा? 10। एंड दिस इज 1/2 R2 इक्वल टू 0। तो R2/2 इज इक्वल टू 22। R2 आ रहा है 44 न्यूटन। जी को 9.8 लोगे तो कुछ और आएगा, है ना? थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब इस R2 के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, R1 आ जाएगा। जनरली हम क्या करते हैं, मोमेंट हम लेते हैं अबाउट अ पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम अननोन फोर्सेस होते हैं, ताकि वो अननोन फोर्सेस हट जाएं। बट इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करेंगे बाय टेकिंग मोमेंट अबाउट जी। ठीक है, कर लो। ये तो हमारा सॉल्व हो चुका है। इसका नेक्स्ट पार्ट कर लो खुद से। टेकिंग मोमेंट अबाउट जी, फिर देखो आंसर क्या आता है। फर्स्ट इक्वेशन तो वही रहेगी।
ये हट जाएगा। दिस टाइम वी आर टेकिंग मोमेंट अबाउट जी। करो खुद से। टेक मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट जी। सेम क्वेश्चन बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। और फिर दो इक्वेशन को तुम्हें आपस में सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। जब जी के अबाउट हम मोमेंट ऑफ फोर्स लेंगे तो उसमें R1 R2 दोनों आएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से R1 निकाल के डाल दो, उसमें R2 आ जाएगा। क्या इक्वेशन आ रही है? जिया किया। मेरी आ मैं भी नहीं किया। आर का डिस्टेंस कितना है जी से? R1 का। 0.25 और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? नेगेटिव साइन आएगा। हम्म। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ये जी है, ये R1 है। को ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज तो नेगेटिव साइन आएगा, है ना? और फिर 6G। 0.05। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? 0.05। ये आ गया। ये इसको ऐसे घुमाएगा 0.05। 0.05। अच्छा। 5 सेंटीमीटर। तो दैट इज 6G इंटू 0.05। और ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा। 4 4G इंटू 0, बिकॉज 4G तो जी से ही पास कर रहा है ना? तो 4G का तो 0 हो गया। एंड देन R2 का डिस्टेंस कितना है यहाँ से? ये 6G वाला नेगेटिव नहीं होगा, 6G वाला नेगेटिव हो जाएगा मतलब। क्यों? 6G तो उसको ऐसे घुमाएगा, जी के अबाउट है ना। मैंने R1 R2 उल्टा लिया है अपने। अच्छा ठीक है। तो 6G तो फिर भी ये तो पॉजिटिव रहेगा। R2 उल्टा भी लोगे तब भी। तो मेरी इक्वेशन बन रही है R2 - R1 = 12। अच्छा देखते हैं अभी। अब R2 का कितना होगा? R2 यहाँ पर है। R2 इसको ऐसे घुमाएगा तो R2 का भी एंटी क्लॉकवाइज हुआ जी के अबाउट। R2 का भी पॉजिटिव आएगा। R2 का डिस्टेंस कितना है जी से? 0.25। तो ये भी 0.25, ये भी 0.25। तो मैं इसको 1/4 लिख देता हूँ कॉमन लेके। R2 - R1। अगर आपने R1 को नेगेटिव लिया है और R1 जी के एक साइड पे है, और जो ये है ना जी, ये है यहाँ पे।
ये बताओ ये स्केल जो है वो कैसे रोटेट करेगा R1 लगाने पे, जी के अबाउट। मैं इस डायग्राम से देख रहा हूँ ना। मेरा भी सेम ही डायग्राम है। हाँ तो ठीक है, तो ऐसे रोटेट करेगा फिर ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, तो R1 नेगेटिव आएगा। तो R1 जैसे रोटेट कर रहा है, वो 6G भी तो वैसे ही रोटेट कर रहा है, तो वो भी 6G तो डाउनवर्ड लग रहा है, नहीं। 6G तो डाउनवर्ड है भाई। ये तुम्हारा जी है, ठीक है, ये स्केल बना दिया मैंने एक। R1 बताओ, R1 इसको कैसे घुमाएगा, स्केल को ऐसे घुमाएगा, ठीक है। ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज। 6G यहाँ पे लग रहा है, तो 6G फोर्स तो डाउनवर्ड है, तो कैसे घुमाएगा वो उसको। तो और ये कितना था, 6G इंटू 0.5, 3G 30, नहीं 10 के 0.5 3 आ गया ये, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा R1 - R2 = 12। यही है, क्या आ रहा है तुम्हारा। मेरा R2 - R1 वो को। गलत हो गया ना, तुमने डायरेक्शन सही नहीं लिया है। जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालते हैं उसके अबाउट रोटेट करना होता है। जहां पे फोर्स लग रहा है और जिसके अबाउट मोमेंट निकालना है, दोनों को एक स्केल से कनेक्ट करो, फिर देखो वो स्केल उस पॉइंट के अबाउट कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप जी के अबाउट मोमेंट निकाल रहे हो, तो आप जी को नहीं, जी का फोर्स नहीं कंसिडर करो। जी का तो क्यों लोगे, जी का फोर्स, जी का तो जीरो हो गया ना। फोर किसके अबाउट लेना था, 4G के अबाउट लेना था, 4G तो जीरो हो गया। 4G तो जीरो हो गया ना, इसका डिस्टेंस जीरो हो गया। 4G का डिस्टेंस जी से तो जीरो है। जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है उसके अबाउट रोटेशन देखना है, और एक स्केल कनेक्ट कर दो उसको, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। दोबारा देख लो, जैसे ये पॉइंट जी है, इसके अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ, मैंने स्केल बना दिया। तो अगर मैं R1 का लेता हूँ मोमेंट जी के अबाउट, तो R1 कैसे घुमाएगा इसको, तो ये डायरेक्शन कौन सा हुआ, क्लॉकवाइज, नेगेटिव आ गया। 6G कैसे घुमाएगा इसको, ऐसे घुमाएगा, सिंपल। और 4G तो जी से ही पास कर रहा है, तो 4G इंटू जीरो हो जाएगा। R1 - R2 है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, R2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो R1 - R2 = 12, R1 + R2 = 100, दोनों को ऐड किया, 2R1 = 112। R1 आ गया 56, वही आएगा हर बार, किसी भी पॉइंट के और मोमेंट ले लो, आंसर वही आएगा। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो अभी इस बार क्यू के अबाउट ले लो मोमेंट। समझ में आ चुका है अब। क्वेश्चन 45 करो अब। ये 3 सेंटीमीटर लैडर नहीं है, 3 मीटर कर लेना उसको, ठीक है। लैडर के नॉट भी 3 सेंटीमीटर, खेल खेल थोड़ी कर रहे हैं। 3 मीटर लैडर weighing 20 kg on a frictionless wall, और बाकी तुम्हें डायमेंशन दे रखी है, बनाओ डायग्राम उसका।
ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हम्म। मैंने हाफ ईयरली से पहले के दोनों याद कर लिए थे। समझे नहीं थे? तो मुझे बहुत स्ट्रेस में पढ़ना पड़ा था, एक हफ्ता ही। अच्छा, मेरे ख्याल से तब तक हमने नहीं किया था क्या चैप्टर ये? नहीं। देखो, अगर वॉल पे और फ्लोर पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर उस पोजीशन में कैन यू लीन द लैडर ऑन द वॉल? नहीं कर सकते, ठीक है? तो फ्रिक्शन इज नेसेसरी। या तो फ्लोर पे फ्रिक्शन हो या वॉल पे हो या दोनों जगह हो, अदरवाइज फ्रिक्शन लेस में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वॉल लैडर क्या करेगी? स्लाइड करेगी। स्लाइड करेगी मतलब ये एंड नीचे जाएगा और ये पीछे जाएगा, ठीक है? तो वॉल तो फ्रिक्शन लेस है, तो वॉल पे तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, फ्रिक्शन। तो वॉल पे सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। एन ले लेता हूँ मैं इस नॉर्मल रिएक्शन को। और यहाँ पे क्या लगेगा? ये इधर स्लाइड करेगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी? फ्रिक्शन की इधर होगी। ये मैंने एफ ले लिया, फ्रिक्शन फोर्स। मोशन का डायरेक्शन ये होता, तो फ्रिक्शन मैंने ये ले लिया, ठीक है? दूसरा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहाँ पे। इस नॉर्मल रिएक्शन को मैं आर ले लेता हूँ। इसकी लेंथ 3 है, तो 1.5 से इसका अपना वेट करेगा। कितना केजी था? 20 केजी। ठीक है। और डिस्टेंस क्या दिखा दे रखी है इसने? ये वाली डिस्टेंस दे रखी है। नहीं, ये नीचे वाला 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज 1 मीटर। ये 3 मीटर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा 1.5 मीटर पे। इतना डायग्राम काफी है। 3 एंड दिस इज 1, तो ये चाहो तो तुम ये निकाल सकते हो पाइथागोरस लगा के। 9 गिवन माइनस नहीं है अभी। 2√2 हो जाएगा, ठीक है? ये सारे फोर्सेस हैं। आर नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन टूवर्ड्स द वॉल होगा बिकॉज स्लाइड उधर होगा, तो ऑपोजिट टू मोशन होता है फ्रिक्शन। अब इसको तुम नेम कर लो, ए बी सी। फोर्सेस कितने हैं? 1 2 3 4, 4 फोर्सेस हैं। सबसे पहले न्यूटन से लगाओ। वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करो, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करो। देन यू टेक मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इफ यू वांट, और सॉल्व करो। एक अबाउट ले लो, चलो। टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, पहले फोर्सेस बैलेंस कर लो। वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करो, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस करो। वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है आर। वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है? 20 जी। 20 जी। तो आर तो आ ही गया, करने से पहले हो गया। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स एन है और फ्रिक्शन है। इक्वेशन नंबर 2। अब मोमेंट ए के अबाउट ले लो। एंड टेल मी द आंसर। तुम्हें करना है खुद से।
क्या आ रहा है? 200 रूट 2/3 किसकी वैल्यू? आर की वैल्यू। आर तो 200 आ चुका है ऑलरेडी। आर तो ऑलरेडी 200 आ चुका है। अरे अच्छा, एन की वैल्यू पर। देखो आर का मोमेंट लेना है, पहले आर का मोमेंट लेते हैं, ए के अबाउट लेना है मुझे, ठीक है। तो सब सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन देखो, ये आर का लाइन ऑफ एक्शन है। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ ए से कितनी है। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से कितनी हुई, ये कितनी डिस्टेंस है? 1 1 मीटर। तो इसको चुपके से 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका हम डायरेक्शन देखते हैं। अगर ए को तुम एक स्केल से कनेक्ट कर दोगे, ए को एक स्केल से कनेक्ट करोगे, आर ऐसे लग रहा है, तो ये आर इस स्केल को ए के अबाउट कैसे घुमाएगा? clockwise। क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका मतलब नेगेटिव साइन हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट फोर्स एफ ले लेते हैं। एफ ये रहा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये इस तरह लग रहा है। तो इस एफ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से कितना हुआ? इसका इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पॉइंट से ये वाला हो जाएगा 2√2। तो एफ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2√2। अब वापस देखो, एफ इस तरह से एक्ट कर रहा है, एफ ऐसे लग रहा है, तो ये एफ ए के बॉर्ड स्केल को कैसे घुमाएगा? एफ एंटी क्लॉक। Anti-clock। बस पॉजिटिव हो गया। दो फोर्स हो गए, अब जी वाला लेते हैं। जी पे लग रहा है 20 kg, मतलब 20 G हो गया, है ना? पे डिस्टेंस 2√2 क्यों ली? हाँ, आपने एफ पे डिस्टेंस 2√2 क्यों ली? ये 2√2 तो है डिस्टेंस। इस एफ का, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से कितना है? ठीक है। अब 20 G डाउनवर्ड लग रहा है, तो इस 20 G का डिस्टेंस, ये 20 G का लाइन ऑफ एक्शन है, 20 G ऐसे लग रहा है, ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? हाफ मीटर। 1/2 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक ये 1 था, ये सेंटर है तो हाफ हो गया, इंटू हाफ हो गया ये। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं। देखो ये है 20 G डाउनवर्ड, तो ये 20 G इस स्केल को ए के बॉट कैसे घुमाएगा? ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। एक और फोर्स बचता है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ही पास कर रहा है, जीरो हो गया। इसको सॉल्व कर लो, इसमें आर की वैल्यू डाल दो 200। 50/2 रूट 2। तो -200 √2, 2√2 f, दिस इज +100 इक्वल टू 0। एफ आ गया 100/2√2, है ना? ये आ रहा है, 50/2 आ रहा है। 50 1/√2 0.7 के आसपास होता है, 35 के आसपास आ गया ये। 55.35। हम्म, ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया। नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकली? नॉर्मल रिएक्शन भी इतना ही आएगा, बिकॉज एन इक्वल टू एफ है ना? तो नॉर्मल रिएक्शन भी 35.35 आ जाएगा। शिविका समझ में आ गया ये? यस सर, हो गया। लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है, उसका लाइन ऑफ एक्शन बढ़ा दो, डॉट लाइन ड्रॉ करके एक्सटेंड करो, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। इसको हम दोबारा कर रहे हैं अब, बाय टेकिंग मोमेंट अबाउट सी। करो, डू इट योर सेल्फ, टेक मोमेंट अबाउट सी।
5 मिनट्स है तुम्हारे पास, आराम से कर लो। सी वाले में एफ और आर दोनों जीरो हो जाएंगे। हैं? हाँ, ये तो फायदा है इसका। जहाँ पे मैक्सिमम अननोन फोर्स होते हैं ना, उसके बोर्ड लेने से ये फायदा हो जाता है कि उन दोनों उनका लेना ही नहीं पड़ा, जीरो हो जाता है उनका मोमेंट। गर्म कर देना। अच्छा, इस बार एन की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी तुम्हारी, है ना? डायरेक्शन देख लेना ढंग से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कॉन्सेप्ट जरूरी है समझना। ओके। आ गया? आपने जो पहले वाले पार्ट में 20 जी का डिस्टेंस 1/2 कैसे लिया था? ये 1 था पूरा, हाँ। ये सेंटर है, ओ, ठीक है। हाँ ठीक 1/2 हो जाएगा। इस बार हम मोमेंट सी के अबाउट ले रहे हैं ना, तो आर का जीरो हो गया, एफ का जीरो हो गया, 20 जी का लेना है मुझे। 20 जी का ये है लाइन ऑफ एक्शन, तो सी से डिस्टेंस परपेंडिकुलर से ये हो जाएगा, ये 10 होगा ना। सो नहीं, 1/0.5 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब मुझे इसका डायरेक्शन देखना है, तो मैं डायरेक्शन के लिए यहाँ से अलग से एरो वो बना लेता हूँ, स्केल। ये सी है और 20 जी यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है ये स्केल सी के अबाउट कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है ये। तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई? क्लॉकवाइज। चुपके से नेगेटिव साइन लगा दो यहाँ पे।
फिर एक और फोर्स बचा है नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन को एक्सटेंड करो, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। तो सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस लेनी है मेरे को, एन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2√2। अब वापस वही घुमाने वाली कहानी, पूरा स्केल बना देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये स्केल सी के अबाउट घुमाना है इसको। तो ये नॉर्मल रिएक्शन कैसे घुमाएगा इसको सी के अबाउट? एंटी क्लॉकवाइज। इक्वल टू 0। तो 2√2n इज इक्वल टू 100। लो कर लो बात, वही आंसर आ गया। कितना आसान है ये, रटने की जरूरत ही नहीं है। ये है कहानी घर घर की, सिंपल था। एक और करना है ऐसा? शिविका एक और करना है, जिया, दिल मांगे मोर। एक अच्छा यस क्वेश्चन सर। है वो, एक ठीक और है। अच्छा, नहीं नहीं, एक क्वेश्चन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 55 कर लो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। 55, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ पढ़ लेना, 15 मिनट है तुम्हारे पास टोटल इसको करने के लिए। सर हम्म। क्या आप नेक्स्ट टेस्ट ऑसिलेशन का ले सकते हो? दे लो, ऑसिलेशन का दे दो, ऑसिलेशन वेव्स भी कंबाइन कर लो इसमें। नहीं नहीं, क्यों? मुझे वेव्स उतना पसंद नहीं है, अभी वो मेरा चल रहा है। तो पसंद नहीं, वो करना चाहिए लाइफ में। लेकिन तो वो मेरा अभी खत्म नहीं हुआ, तो उसका टेस्ट देने के लिए मुझे ठीक है, कर लो, आराम से करो। सारे फोर्सेस दिखाओ, उनको रिजॉल्व करो, सारे फोर्सेस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर लेना, ठीक है? फोर्सेस को रिजॉल्व करके टेक देम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। बोलो। इसमें क्या लैंग्वेज, मुझे इंग्लिश ही नहीं समझ आ रही। इन्होंने लिखा है कि द एंगल्स मेड बाय द स्ट्रिंग्स विद द वर्टिकल आर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बार फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड। एक तो ये जो रॉड है ना, वो वेरिएबल डेंसिटी की है, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका जो अपना वेट है, वो वो सेंटर पे एक्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो वो डी डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, उसने दे रखा है। पूछा क्या है? एंड द एंगल्स मेड बाय द स्ट्रिंग्स विद द वर्टिकल आर, वो मिस प्रिंट हो रहा है कुछ, जो एंगल दे डायग्राम में दे रखे ना वो ले लो तुम। नहीं, एंगल तो मिल गया, पर निकालू क्या? डी निकालना है, डी डी नहीं पता ना मैं। उसका जो एम जी है वो सेंटर पे एक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज दिस रॉड इज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी। ये जो रॉड है वो नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी की है, तो इसका इसका जो वेट होगा वो इसके सेंटर से एक्ट नहीं करेगा। वो सपोज एक्ट कर रहा है डी डिस्टेंस फ्रॉम हेयर, और इसकी लेंथ है 2 मीटर है पूरी, तो ये कितना हो जाएगा? 2 - डी। तो ये ले लो ए,
ये ले लो बी, ये ले लो सी। इसको ले लो टेंशन T1, इसको ले लो टेंशन T2। और T1 T2 को रिजॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। सर वो एंगल 37 है। हम्म। तो यू नो दिस राइट ट्रायंगल, 37 अगर एंगल है तो ये 53 है, तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। तो इस राइट ट्रायंगल से तुम्हारे सारे साइन कॉस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो टी के कंपोनेंट्स ले लो, टी को रिजॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा T1, ये 53 तो ये 53 हो गया, T1 साइन 53। ये वर्टिकल T1 कॉस 53, एंगल के साथ वाला कॉस होता है, ये एंगल 37 होगा, ये वाला एंगल 37 होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हो जाएगा T2 साइन 37। ठीक है, और ये हो जाएगा T2 कॉस 37। अब तुम्हारे पास चार पांच फोर्स आ गए जो हमने रिजॉल्व किए हैं, चार और एक वर्टिकल W। तो वही फोर्सेस बैलेंस कर लो और मोमेंट ले लो। आई वुड सजेस्ट टेक मोमेंट अबाउट सी। ठीक है, मोमेंट अबाउट सी ले लो। वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस। पर मुझे डब्ल्यू की तो वैल्यू ही नहीं पता। हम्म, डब्ल्यू की वैल्यू तो पता ही नहीं। जरूरत नहीं है हमें W की। T1 T2 W के टर्म में निकालो। वो तो निकल गया। अब मोमेंट लो, अब मोमेंट ऑफ फोर्सेस ले लो। मोमेंट अबाउट सी निकालो। T1 T2 दोनों निकालिए W के टर्म में। ठीक है, उसके बाद मोमेंट ले लो सी के अबाउट, और उसमें T1 T2 को रिप्लेस करो तो D की वैल्यू आ जाएगी।
डी पॉइंट सी से लें या फिर ए से लें? डी मोमेंट, डी डिस्टेंस है ना? डी डिस्टेंस ए से लिया है ना हमने बी का, डी डिस्टेंस है बी से ए का। ठीक। क्या हुआ दिव्या? जब मैं सी के अबाउट ले रही हूँ तो जो T2 वाला फोर्स है मुझे उसके वापस कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। नहीं, जीरो है ना वो तो, वो टी, नहीं। नहीं कंपोनेंट से ही आएगा इजी, अदरवाइज कैसे निकालोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो मैं पहले फोर्सेस बैलेंस करता हूँ। T2 cos 37 प्लस T1 cos 53 इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये आ गई इक्वेशन, इसमें वैल्यूज डालो अब। cos 37 कितना होता है? 4/5। cos 53 3/5 इक्वल टू डब्ल्यू। तो 4T2 प्लस 3T1 इज इक्वल टू 5W, इक्वेशन 1। फिर T2 sin 37 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करेंगे, ये इधर लग रहा है, इक्वल टू T1 sin 53। T2 sin 37 is 3/5, sin 53 is 4/5। 5 से 5 कट गया, तो यहाँ से T2 आ चुका है। T2 कितना आ गया? 4/3 T1। ये आया है। अब इसको 1 में डाल देते हैं। T2 sin 37 और T1 sin 37 के परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होगा? अभी करता हूँ, पहले ये निकाल रहा हूँ पहले मैं। T2 है 4/3 T1, तो मैं T2 को सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 4T1/3 प्लस 3T1 इज इक्वल टू 5W। तो कितना आ गया ये? 25T1/3 इज इक्वल टू 5W। तो T1 कितना आ रहा है तुम लोगों का? 3W/5। ये आ रहा है T1। और इस T1 को इसमें डाल दोगे तो T2 आ जाएगा। T2 कितना आएगा? 4/3 T1, तो 4W/5। T1 T2 के दोनों की वैल्यू मैंने निकाल दी W के फॉर्म में। अब लेते हैं मोमेंट। मोमेंट अबाउट C। तो T2 sin 37 इंटू जीरो हो जाएगा, बिकॉज T2 sin 37 C से पास कर रहा है। देख लो जरा, T2 sin 37 C से पास कर रहा है, जबकि T2 cos 30 कितना है? T2 cos 37 का डिस्टेंस कितना है? ये है T2 cos 37, है ना? 2 मीटर। D, हाँ। सॉरी 2 मीटर, हाँ 2 मीटर हो गया, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? T2 ऊपर की तरफ है ऐसे, कैसे घुमाएगा इसको? नेगेटिव क्लॉकवाइज। माइनस आ गया। फिर W, W डाउनवर्ड है, W का डिस्टेंस कितना है? 2 - D, है ना, परपेंडिकुलर सी से। और कैसे घुमाएगा इसको ये? एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव आ गया। देन T1 cos 53 एंड T1 sin 53 दोनों का जीरो हो गया। T1 sin 53 भी जीरो, और T2 cos 53 भी जीरो, बिकॉज ये दोनों सी से ही पास कर रहे हैं। अब इसमें T1 T2 के वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा डी का। डी नेगेटिव क्यों आ रहा
नहीं आएगा नेगेटिव, कहीं गड़बड़ की है तुमने, कुछ तो गड़बड़ है। एटीन बाई 25 आ रहा है। अच्छा, तो उसको तुम 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। क्यों? ओ 72/100 हो जाएगा, 0.72। T2 की वैल्यू डाल देता हूँ मैं, अच्छी तो जीरो ही हो गया। T2 की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। T2 कितना है, 4 W/5 cos 37। 4/5 इंटू ठीक है, पूरा जीरो हो गया बाकी तो। W2 - D इज इक्वल टू 32W/25। W से W कट जाएगा, 2 - 32/25 इक्वल्स टू D। 50 - 32/25, D is 18/25, that is 72/100, 0.72 meter. So the center of mass is basically 72 centimeter from the left end of the rod. ये आंसर है, 72 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रॉड। क्या देखो आंसर क्या है इसका, चेक कर लो। 72 सेंटीमीटर। हम्म, बस वही आ गया आंसर। हो गया जीएस। तुम लोग कब दे रहे हो इस यस इसका, मैंने अभी तक तुम। हम्म, सर मैंने दे दिया, मैंने कर लिया, मैं आपको भेज दूंगी आज। ठीक है। शिविका, व्हाट अबाउट यू? सर मेरा भी हो गया, मैं क्लास के बाद भेज देती हूँ आपको। ठीक। राइट, ट्रांसलेटरी मोशन में तुमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, मा m/v होता है। ऑल्सो F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। F is equal to dp by dt. Rate of change of momentum is external force। और हमने ये भी देखा था कि if external force is zero, then dp by dt कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। dp would be zero, dp का मतलब change in momentum equal to zero, that is conservation of linear momentum। If no external force acts on a system of particles, then momentum is conserved। जिसे collision में देखा था, collision में जब ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो उनके जो फोर्सेस होते हैं वो इंटरनल टू द सिस्टम होते हैं। तो कंजर्वेशन मोमेंटम, गन से बुलेट फायर करते हो तब भी मोमेंटम कंजर्व होता है, बिकॉज अगेन द फोर्सेस आर इंटरनल टू द सिस्टम।
तो ये था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ट्रांसलेटरी मोशन में. तो द सेम वे वी हैव एंगुलर मोमेंटम. व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? Rate of change of angular. Angular momentum is represented by L and it is moment of linear momentum R cross P. जिसमें मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा था ना, उसमें R क्रॉस F करते थे, तो R क्रॉस F की जगह R क्रॉस P आ गया, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. और अगर कोई पार्टिकल है, पॉइंट मास है, तो उस केस में MVR हो जाता है. जैसे मास इज रोटेटिंग with speed v in a circular path of radius r, तो उसका angular momentum हो जाएगा mvr. It is axial vector. Angular momentum is a vector quantity. It is always along the axis of rotation. लेकिन अगर suppose we have a coordinate system like this is origin, this is x axis, y axis, एक particle parallel to x axis मूव कर रहा है, इसका मास ले लो 100 ग्राम, इसकी स्पीड ले लो 72 किलोमीटर पर आवर, और इसका डिस्टेंस यहाँ से ले लो 2 मीटर. एंड द क्वेश्चन इज फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट जेड एक्सिस. तो कैसे निकालोगे? करो, लिखो इन द गिवन डायग्राम फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एंड angular momentum about z axis. In the given diagram, find linear momentum with the particle and angular momentum about z axis. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लेना, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेना. तो लीनियर मोमेंटम तो इजीली आ जाएगा. कितना आ रहा है? मास इनटू वेलोसिटी. 2 kg/s. मास इज 0.1 kg. 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से किया, 20. तो 2 kg/मीटर पर सेकंड. ठीक है. व्हाट अबाउट एंगुलर मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस? ये जेड एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन. ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इसका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर. तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा p इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. p है 2, r भी 2 है, तो 4 आ जाएगा. इसका यूनिट क्या हुआ एंगुलर मोमेंटम का? kg/मीटर स्क्वायर, है ना, पर सेकेंड. kg/मीटर स्क्वायर पर सेकेंड.
अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, सपोज द पार्टिकल इज मूविंग along a line which is given as 4x minus 3y is equal to minus 10. ठीक है, दिस इज अ लाइन, इसके अलोंग मूव कर रहा है, मास इसका है 2 kg, स्पीड है 90 km/h. Now the question is find angular momentum of the particle about z axis. The particle is moving along the line 4x minus 3y equal to minus 10. Find angular momentum about z axis. तो मास सेम ही है। Mass 2 kg, speed 90 km/h. ओके। हो गया? तो उसको पहले कन्वर्ट करो। 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड। मास तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी लाइन की ओरिजिन से, है ना? So this perpendicular distance we need to find. So if you have a line and you want to know what is the perpendicular distance from a point, तो हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए लाइन में पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो, ओरिजिन 0 0, बाकी सारा एज इट इज लिख दो, डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया? 2 मीटर। तो क्या आंसर आएगा एंगुलर मोमेंटम का? 100 kg meter square per second. L is equal to mvr. M is 2, v is 25, r is also 2. 100 kg meter square per second. ये आ गया। अब जिस तरह से फोर्स और लीनियर मोमेंटम रिलेटेड थे, इन द सेम फैशन वी हैव एंगुलर मोमेंटम रिलेटेड विद, देखो dp बाई dt था ना फोर्स, तो टॉर्क हो जाएगा dl बाई dt। फोर्स इक्वल टू dp बाई dt था, टॉर्क वुड बी dl बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, rate of change of angular momentum equals to the torque. Rate of change of angular momentum equals to torque. तो अगर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो उस केस में क्या होगा? dl by dt will be 0, dl would be 0, मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। फाइनल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। If there's no external torque acting on a system of particle or bodies, then its angular momentum remains conserved.
एक और चीज, अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा dl/dt। राइट साइड में r क्रॉस p, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। dr/dt, मोमेंटम है m इंटू वी, प्लस r एज इट इज, d/dt ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम है m इंटू वी। सो dl/dt, dr/dt हो जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ जीरो होता है। दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। इसमें क्या होगा, m बाहर आ जाएगा। dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, या dv/dt फोर्स होता है, ये तो मालूम है। तो ये v क्रॉस v जीरो हो गया। दैट्स हाउ यू गेट दिस रिजल्ट। r क्रॉस f क्या होता है, टॉर्क होता है। तो dl/dt इज टॉर्क। जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था वो ऐसे आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, वेयर आई इज, इसका डेरिवेशन देख लेना, आ सकता है ये। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड ओमेगा इज एंगुलर स्पीड। तो जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। तो हम आई ओमेगा भी यूज कर सकते हैं। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, सपोज दिस अ डिस्क ऑफ मास 100 kg, radius 2 meter, rotating with angular speed 10 radian per second initially about its axis। लिख लो, डायग्राम बना लो। So we have a disk, or in the form of platform of this mass, rotating with angular speed omega, or W1, which is 10 radian per second. Suddenly, two masses fall on it at a distance 2 meter from the center and 1 meter from the center। ठीक है, जो दो masses पे गिरे हैं वर्टिकली, एक है 10 kg, दूसरा है 20 kg। Two masses 10 kg and 20 kg fall and get stuck at a distance 2 meter and 1 meter from the center। Find final angular speed of the disk। Find final angular speed of the disk। कर लो।
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओ। इनिशियल एंगुलर स्पीड दे रखी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें मालूम है डिस्क का कितना होता है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और फिर आ जाएगा आंसर। तो ओवर हियर यू हैव टू यूज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। Twenty-five by 18. अच्छा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 is equal to final angular momentum I2 omega 2. Initially you have only disk, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ एम आर स्क्वायर, मास इज कितना था डिस्क का मास 100 kg, आर कितना है इसका 2, आई हो गया ये इंटू ओमेगा 1 था 10 रेडियन पर सेकेंड, ये तुम्हारा इनिशियल आ गया। फाइनल क्या होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंट, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिस्क को तो वही रहेगा, हाफ 100 × 2 स्क्वायर, है ना। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा, हाफ एम आर स्क्वायर, प्लस इसमें दोनों मास से जो हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करने पड़ेंगे तुम्हें, वो कर लो ऐड। पहला मास 10 kg है, वो कितने डिस्टेंस पे है, सेंटर से 2 मीटर पे। दूसरा मास 20 kg है, वो कितने डिस्टेंस पे है, 1 मीटर पे, इंटू ओमेगा 2। ये इक्वेशन बन रही है। इसको सॉल्व कर लो। ये तो 200/13 रेडियन पर सेकेंड। डिफरेंट आ रहा है। ये कितना हो गया, 200, 4000। दिस इज 200 प्लस 40, ये आएगा। इसको सॉल्व करो। 100/13 आ रहा है। Fifty by 11 आएगा। हम्म 50/11। मेरा तो इतना ही आ रहा 50/11 कैसे आ रहा है, 13 हुआ ना, 260 हो गया ना सम, 260 हुआ ना। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम स्क्वायर होता है। एक 2 kg 2 मीटर पे था, 10 × 2 स्क्वायर हो गया 40, दूसरा 1 मीटर पे था तो 20 × 1 स्क्वायर हो गया, तो 260। 100/13 कितना हो गया, 7.7
7.7 मान लो अप्रोक्सीमेटली, है ना। एंड ऑब्वियसली बात थी, एंगुलर स्पीड हैज टू कम डाउन बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये तो होता है, एल कांस्टेंट है, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो डब्ल्यू कम होगा, एंड वाइस वर्सा। आइस स्केटर जब अपनी अपनी आर्म्स को स्प्रेड करता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, जब क्लोज करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से स्पीड बढ़ जाती है, स्पिन फास्ट होता है। तो दैट्स बेसिकली बेस्ड ऑन दिस फैक्ट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैंने मेरे हाफ ईयरली में आइस स्केटर की ड्राइंग बनाई। अच्छा, टीचर खुश, ड्राइंग तो तूने करी लेगी प्रैक्टिस। तुम सोमरसॉल्ट भी दिखा सकते हो, डाइविंग करते हो, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट लगता है। मेरे सर थोड़े रूड से है तो वो मार्क्स नहीं देते ऐसे भी क्या? तो। मेरे सर थोड़े मीन है तो वो ऐसे बच्चों को इग्नोर कर देते अच्छा, तुम क्वेश्चन वगैरह पूछती हो ज्यादा क्लास में? हैं। नहीं, मैं बस चुप ही रहती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ। चलो अच्छा है, यही बोल लिया करो जो भी बोलना है। बट नहीं, सरप्राइजिंगली मैं उनकी फेवरेट हूँ। चलो अच्छी बात है। राइट देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, मोर क्वेश्चंस। एंड तुम लोग आज भेज देना अपने आंसर शीट, है ना। ओके, एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।